मुझे लगता है कि 78 वर्ष किसी व्यक्ति के जीवन में, अगर हम चर्चा करें, किसी व्यक्ति के जीवन में 78 वर्ष के बड़े मायने हो सकते हैं, लेकिन किसी राष्ट्र के जीवन में 78 वर्ष ये पलक झपकने की अवधि मात्र होती है। 47 में वो जो विभाजन अलग हुआ पाकिस्तान नाम का, वो पाकिस्तान भी एक रहा क्या? 71 तक आते आते वो भी टुकड़े होकर दो राष्ट्र में बदल गया। मैं अभी की बात से जोड़ पा रहा हूँ कि जैसे 370 धारा हटने पर ऐसा कहा जाता था कि भारत में खून की नदियां बह जाएंगी। हाँ, वो कहते थे अगर धारा 370 को हाथ लगाया तो घाटी में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। भारत का अगर दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ तो उसका कारण क्या कर सकते हैं? अंग्रेज रहे होंगे। अंग्रेजों की ताकत इतनी थी कि वो विभाजन करके चले गए। थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जिस समय इस देश का विभाजन अंग्रेजों ने किया, वो समय अंग्रेजों के लिए ताकतवर समय नहीं था। अंग्रेज तो उस समय थके हुए थे। समझ में ये बात नहीं आती कि जो अंग्रेज 1905 में भारत के एक राज्य का विभाजन नहीं कर पाए, वो 47 तक आते आते मात्र 30 सालों में इतने ताकतवर हो गए कि वो एक राष्ट्र का विभाजन कर गए। और इस देश की अब जवानी इतनी अच्छी दिशा में है, तकनीक से संपन्न है, वह स्वयं ही खोज लेगी। उनको टेक्स्ट बुक की अब जरूरत नहीं है। तो एक बात ये निकल करके सामने आती है कि हिंदू मुस्लिम पक्ष, जैसे क्या सभी मुसलमान ऐसा चाहते थे कि एक मुस्लिम राज्य अलग से बन जाए? तो क्या ये एक बड़ा कारण रहा देश के विभाजन का? आप सभी बचपन में विद्यालय जाते होंगे, 15 अगस्त के दिन 2 लड्डू लेकर के आ जाते होंगे। कुछ ना कुछ नृत्य होते होंगे, कुछ ना कुछ भाषण होते होंगे, और भी ऐसी गतिविधियां होती होंगी। आज़ादी का जश्न मना करके हम अपने घर आ जाते हैं। जश्न मनाने की बात भी है क्योंकि इसी दिन पर अंग्रेजों से हमको छुटकारा मिला। लेकिन पीड़ा का भी एक विषय है कि एक ही दिन पहले हस्ताक्षर हुए कुछ लोगों के बीच में और देश का विभाजन कर दिया गया, और उस विभाजन में लाखों निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। और कितना ही बुरा स्त्रियों के साथ में, बच्चों के साथ में हुआ, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो अगर हम ये भी प्रश्न करें कि विभाजन हुआ क्यों, क्योंकि मुझे तो कभी भी विद्यालय जीवन में ऐसा कुछ जानने को नहीं मिला, लेकिन अब मेरे मन में प्रश्न आता है कि भाई हुआ क्यों? अगर हमें पता होगा तो भविष्य में कोई भी स्थिति हम खड़ी होने नहीं देंगे। तो मेरे मन में प्रश्न थे, तो मैं किससे पूछता? तो एक विशेष व्यक्ति को हमने आग्रह किया हमारे साथ आने के लिए और साथ बैठ करके इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जिनसे हम अपने प्रश्न पूछ सकें। तो आज वो विशेष व्यक्ति हमारे साथ हैं भूपेंद्र जी, जिनकी सामाजिक विषय को लेकर के विशेष रुचि रही है। तो आज हम उनसे सारे प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और इस पर एक गहरा विचार कीजिएगा। यदि एक व्यक्ति भी बिना किसी वजह के मृत्यु को प्राप्त होता है, तो यहाँ तो हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी और कितने देश के निर्दोष मासूम लोगों की हत्याएं हुई थी। तो क्या ये बात हमें पता नहीं होना चाहिए, और क्या हमें इसके लिए दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए? आज पता चल जाएगा आपको। सभी दर्शकों को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में। आज का सत्र सच में बहुत ज्यादा विशेष और बहुत ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में ना तो हमने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है और ना ही प्रतिवर्ष इसके बारे में चर्चा होती है। पिछले कुछ समय से ये चर्चा होने लगी है और आज हम भी विचार करेंगे। तो आज का हमारा विषय है अखंड भारत, या आप ऐसे समझ सकते हैं 14 अगस्त के दिन हम जब विभाजन विभीषिका दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो उसी दिन हम इस अखंड भारत के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज के सत्र में हमारे जो अतिथि हैं वो हैं भूपेंद्र जी, और भूपेंद्र जी जो हैं एक विद्यालय के आदर्श विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य हैं, और सामाजिक विषय जो है उस पर भूपेंद्र जी की अच्छी पकड़ रही है, उसी में ही वह सबका अध्ययन रहा है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो वह सब सबसे पहला प्रश्न आपसे ही रहेगा कि हम युवा अगर हैं, हम सोचते हैं कि भाई अखंड भारत, तो अब क्या जरूरत है? 78 वर्ष बीत गए, माने बात थोड़ी ऐसे लगता है ना कि माने संभव भी है या केवल की बात ही है, माने आवश्यकता क्या है इसकी? नमस्कार राहुल जी, पहले तो धन्यवाद आपका इस साक्षात्कार के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका जो प्रश्न है कि 78 वर्ष भारत के विभाजन को हो गया है, तो अब ये विषय क्यों प्रासंगिक है, मतलब अब इस विषय पर बात क्यों होनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि 78 वर्ष किसी व्यक्ति के जीवन में, अगर हम चर्चा करें, किसी व्यक्ति के जीवन में 78 वर्ष के बड़े मायने हो सकते हैं, लेकिन किसी राष्ट्र के जीवन में 78 वर्ष ये पलक झपकने की अवधि मात्र होती है। और जैसा कि अपने समउम्र युवाओं के मध्य में जब इस बात को चर्चा करते हैं, तो एक निराशाजनक वातावरण या निराशाजनक उत्तर एक अधिसंख्य युवाओं के मन से ये मिलता है कि अब तो 78 वर्ष हो गए, अब क्या आवश्यकता है भारत के विभाजन के इस सारे प्रसंगों को बार बार याद करने की? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक राष्ट्र की संवेदना के नाते से, अगर हम एक उदाहरण के रूप में देखें, तो अमेरिका में
कुछ सालों पहले उनकी एक इमारत में एक सिरफिरे ने विमान ला करके और डाल दिया। एक बड़ी आतंकवादी घटना हुई, लगभग 2-1 हजार अमेरिकन उसमें मारे गए। लेकिन आज तक उन 2000 निर्दोष अमेरिकन का वो जो दिन आता है, उस दिन सब अमेरिकन जो हैं वो याद करते हैं, उनकी याद में कैंडल जलाते हैं, अपनी आंखों में आंसू लेकर के आते हैं। लेकिन भारत की संवेदन शून्यता आप देखिए कि 14 अगस्त 1947 इस देश के लगभग 10 लाख से अधिक निर्दोष हिंदुओं की हत्याओं का दिन है, और इस देश में कोई संवेदना उसके बारे में नहीं। एक विषय ये है। दूसरा विषय, जिस प्रकार का भारत का विभाजन घटित हुआ है, हमारे लिए भूमि ये केवल एक भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, ये हमारी मातृभूमि, ऐसी संवेदना इस धरती के साथ हमारी रही है। और इसलिए इस धरती का विभाजन हो गया, अब तो हो गया जी, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा थकावा उत्तर इस जनमानस में होना, वास्तव में तो सत्यता यह है कि जिस प्रकार 1947 से पहले लगभग 150-200 वर्षों तक स्वराज प्राप्ति के लिए इस देश का जनमानस एकजुट होकर लड़ा, 47 के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन को समाप्त करने के लिए भी प्रत्येक भारतीय को अखंड भारत के लिए उसी प्रकार का संघर्ष करना था। लेकिन उसको सेटल्ड फैक्ट ऐसा मान लिया गया इस देश के नेतृत्व के द्वारा भी, और इसके जनमानस की स्मृतियों में से वो चीजें और धूमिल करने का प्रयास हुई। लेकिन हमको ये जानना पड़ेगा इस युवा पीढ़ी को कि दुनिया में, इतिहास में सेटल्ड फैक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई स्थापित सत्य नहीं होता। दुनिया ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है राहुल जी, जहां जो चीज ऐसे दिखाई देती थी कि इट कांट बी हैपन, ये हो नहीं सकता, ऐसी घटनाओं को होते हुए दुनिया ने इतिहास में बार बार देखा है। ऐसे जो उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को हम अगर देखना चाहें तो इजराइल बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। इजराइल की धरती पर से लगभग 1800 वर्षों तक उस धरती का मूल निवासी, उस धरती का पुत्र समाज यहूदी, वो उस धरती से निष्कासित होकर के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शरणार्थियों का जीवन जिया उन यहूदियों ने। और आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से, ऐसा निर्वासित जीवन जीते हुए भी उस समाज ने अपनी स्मृति को जीवित रखा। और दुनिया के सबसे अधिक नोबेल प्राइज पुरस्कार अगर कोई वैज्ञानिक हुए हैं तो वो यहूदी समाज से हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर के सब लोग। 1800 वर्षों तक अपनी पीढ़ी को ये याद दिलाता रहा समाज कि हमारी जो मातृभूमि है वह इजराइल की धरती है। वो आज हमारे पास नहीं है, लेकिन वो आज नहीं कल हमारे पास होगी। और अपनी पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए कैसा संकल्प बांधा, तो प्रत्येक यहूदी युवक जब पढ़ता था तो उसकी पढ़ाई की बेंच पर एक विलाप की दीवार, इजराइल की वह टूटी हुई दीवार होती थी, जिसको देखकर वह रोता था, ये हमारी पवित्र मातृभूमि आज हमारे पास नहीं है, कल हमको ये प्राप्त होगी। एक यहूदी दूसरे यहूदी को दुनिया के किसी भी कोने में पत्र लिखता था तो अंतिम वाक्य लिखता था, अगली मुलाकात यरूशलेम में होगी। कौन सा यरूशलेम जो यहूदियों के पास नहीं है, जिस धरती पर यहूदी एकमात्र भी नहीं बचे हैं। लेकिन हम जानते हैं जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उसके आसपास के समय ही इजराइल का जब निर्माण हुआ, संपूर्ण दुनिया के इजरायलियों का आह्वान हुआ और अपना सब ऐश्वर्य छोड़कर दुनिया के यहूदी फिर मातृभूमि की तरफ लौटे। और कैसा इजराइल मिला उनको? दुनिया की औपनिवेशिक सत्ताओं ने खोद कर खड्डे ही खड्डों का ढेर कर दिया उस इजराइल की भूमि को, जिस इजराइल को फिर यहूदियों ने अपने परिश्रम और पसीने की बूंदों से सींचा। आज एक शक्ति के रूप में इजराइल दुनिया के सामने खड़ा है। 1800 वर्षों तक वो अपने संकल्प को जीवित रखे। जर्मनी का उदाहरण आता है, जो जर्मनी टूट गया, दो हिस्सों में बट गया, मात्र 30-40 वर्षों के अंदर आते आते ही वो जर्मनी में जब प्रचंड राष्ट्रवाद वापस अपने उफान पर आया, वह विभाजन करने वाली दीवार ढहा दी, जर्मन लोगों ने ही ढहा दी। और आज जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में दुनिया का तकनीकी नेतृत्व कर रहा है। भारत के संदर्भ में ऐसे अगर आपको ऐतिहासिक चाहिए प्रमाण दृश्य जो ये स्थापित करे कि कोई स्थापित सत्य नाम की चीज इतिहास में नहीं होती, तो आप देख सकते हैं 1947 के विभाजन से पूर्व ही इस देश का नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में था, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, those who talking about the partition they all living in a paradise of fools। जो विभाजन की बातें करते हैं वो मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। मतलब ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा था, ये वो लोग बोल रहे थे जिनके हाथों में देश का नेतृत्व था। इसका मतलब देश का नेतृत्व जब ये कह रहा था कि विभाजन की बात करने वाले लोग मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं, इसका मतलब वो कितने कमिटेड थे कि विभाजन नहीं होगा। और जिसको इस देश ने राष्ट्रपिता कहा, उनके भी बहुत सम्मानित शब्द थे कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर चलकर होगा। बापू जीवित रहे, उनके सामने विभाजन हो गया। इसका मतलब हृदय से इच्छा ना होते हुए भी विभाजन हुआ है। और इसलिए ये बात, अच्छा आजादी के बाद की अगर उदाहरण लेना हो तो 47 में वो जो विभाजन अलग हुआ पाकिस्तान नाम का, वो पाकिस्तान भी एक रहा क्या? 71 तक आते आते वो भी टुकड़े होकर दो राष्ट्र में बदल गया। और इसलिए ये सारे बातें इस बात को प्रमाणित करती है कि जब इजराइल 1800 सालों तक अपनी पीढ़ी को ये याद दिला सकता है कि वो हमारी पवित्र मातृभूमि है, आज नहीं है कल हमारे पास होगी, ऐसा संकल्प 1800 सालों तक वो पीढ़ी जी सकती है और आज एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ी है, तो फिर भारत को तो मात्र विभाजित हुए अभी 78 वर्ष हुए हैं। और इसलिए मुझे लगता है अगर ये स्वप्न जागृत हो जाए इस युवा मन के अंदर
कि हाँ, ये हमारी पवित्र मातृभूमि, जिसको सुबह उठते ही हम कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम शमश्रुमेव। धरती पर पांव रखने पर भी हमारे पूर्वज क्षमा याचना करके इस धरती पर पांव रखकर जो बड़े हुए, उस माँ का विभाजन ये टलना चाहिए। भारत फिर अखंड स्वरूप में खड़ा होना चाहिए। इस प्रकार की इच्छा, आकांक्षा और स्वप्न अगर जागेगा तो मुझे लगता है उस दिशा में प्रयत्न भी होंगे। ये कोई असंभव बात नहीं है। जैसे आपने असंभव के लिए कहा, तो असंभव होते हुए हमने देखा है धारा 370। धारा 370 बिल्कुल सही बात, ये हमारी पीढ़ी देख रही है। और धारा 370 के साथ भगवान राम की जन्मभूमि पर बना राम मंदिर, 500 सालों का संघर्ष कौन सोच सकता था? कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन इस राष्ट्र का सामूहिक संकल्प जागृत हुआ तो वो सारी घटनाएं घटित होती हुई दिखाई दी है। इसलिए हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। जैसे एक जगह मैंने ऐसा पढ़ा कि शायद वॉशिंगटन पोस्ट में 1947 के आसपास ही जो खबर छपी थी, उसमें ऐसा था कि 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, निर्दोष लोगों की। बिल्कुल, भारत के जो सरकारी आंकड़े प्रस्तावित हुए उसमें तो जैसा कि सरकारी तंत्र का स्वभाव है, लेकिन अलग अलग सोर्स, जैसा आपने एक रेफरेंस दिया, इसी प्रकार के रेफरेंसेस का अगर इस्तेमाल करते हैं। फिल्म आई एक गदर, उसमें एक ऐतिहासिक दृश्य दिखाया गया। लाशों से भरी हुई ट्रेनें भारत में आई, जिसका ड्राइवर केवल जीवित था। हजारों हजार लोग एक एक रेलगाड़ी में भरकर लाशों के ढेर बनकर भारत में आए। एक बड़ा समुदाय जो आज भारत में रह रहा है, सिंधी समुदाय। आप देखो राहुल जी, कैसा दुर्भाग्य है इस देश का। क्यों अखंड भारत के विषय पर चर्चा होनी चाहिए? जो टूट गया वो एक विषय है, लेकिन अगर इस देश के मन में आज ये संकल्प है कि जो बचा हुआ भारत है वो भी बचा रहना चाहिए, तो भी उसको विभाजन के इन कारणों पर चर्चा करनी चाहिए। अगर ये विभाजन के कारण, अच्छा चलो विभाजन हो गया, पार्टीशन हो गया, लेकिन जिन कारणों से विभाजन हुआ था वो कारण समाप्त हो गए क्या? और अगर वो कारण समाप्त नहीं हुए तो फिर इस बात की गारंटी क्या है कि जो आज भारत है वो उतना सुरक्षित रहेगा? और इसलिए इस देश का वो सिंधी समुदाय जो व्यापार करके अपने बड़ी संपत्ति, आज भी इस देश में वो समृद्ध है अपने पुरुषार्थ के बल पर, लेकिन बनी बनाई हवेलियां, बना बनाया सामर्थ्य एक रात में सब छोड़कर आना पड़ा। एक लोटा हाथ में लेकर भागे लोग हैं। अपने देवी देवताओं की तस्वीरों को अपने सीने से चिपका कर उनको अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। क्यों? ऐसा क्या अपराध हुआ उनका? और उसके बाद भी आज की पीढ़ी इस विषय पर चर्चा भी नहीं करना चाहती। अगर चर्चा नहीं करना चाहती, इसका मतलब वो फिर भविष्य में किसी बड़े खतरे को आमंत्रण देना चाहती है। और हमारा दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि स्वतंत्रता के बाद भी वंदे मातरम के साथ तो जो हुआ वो तो आगे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन जो राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया है, उस राष्ट्रगान में क्या बोले हैं हम? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। इसका मतलब इस देश का आज का युवा भी झूठ गा रहा है। ना पूरा पंजाब हमारे पास है, ना पूरा सिंध हमारे पास है, फिर काय का पंजाब सिंध? सिंध तो इतना सा भी नहीं। हाँ, इतना सा भी नहीं है। सिंधी समुदाय का सबसे बड़ा एक दुख ये रहा वर्षों से, जो लेखक है उनका, कि पंजाबियों को पंजाब मिला, बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उन्हें बंगाल मिला, लेकिन सिंधी जो समुदाय था उनका सिंध आज भी नहीं है। और हम हमारे अपने राष्ट्रगान में उसको गाते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि होता है कई बार बड़ी चोट लगती है, तो उस चोट जब एकदम एक्सीडेंट होता है राहुल जी, तो ब्रेक पता होता है पाँव के नीचे होता है, लेकिन ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है कई बार। तो हो सकता है वो जो स्वराज की प्राप्ति का जो दौर रहा हो, उसमें कुछ इसी प्रकार की हड़बड़ाहट में कुछ हो गया हो। लेकिन जब एक्सीडेंट समाप्त हो जाता है, वो सारा दुर्घटना संपन्न हो जाती है, और उसका बाद जब आदमी वापस अपने सामान्य अवस्था को प्राप्त करता है, तब उसकी बुद्धि काम करती है, क्यों एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, ताकि वो अगली बार उससे सुरक्षित रहे, उससे बचाव उसका हो सके। इसलिए मुझे लगता है ये अखंड भारत का विषय, ये विशेष रूप से युवा मन में, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है राहुल जी, और इसलिए जो युवा का संकल्प होगा वो इस राष्ट्र का भविष्य होगा। इसलिए अखंड भारत हमको बात करने की आवश्यकता है। वैसे एक प्रश्न मन में आता है कि जब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे तो हमारे जो ऐसे महापुरुष हैं जो भारत के विभाजन के समय थे, उनकी भी कुछ चर्चा होगी, तो उनके बारे में भी कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेगी जिससे खेद हो सकता है, या जो इतिहास हुआ उसको कुरीदना पड़ेगा। जैसे ऐसा देखने को मिलता है ना कि किताबों में इतिहास छुपाया गया है, माने वास्तव जो हुआ वो नहीं लिखा गया है। तो अगर वास्तविकता सामने आती है तो बहुत ज़्यादा समाज में लोग उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते। तो ये एक विषय अजीब होगा। ये बिल्कुल सही आपका प्रश्न है, और एक संवेदनशील और भावनात्मक विषय है अखंड भारत का विषय। आपके पूर्व प्रश्न जिस दिशा में आपने किया, उस पर चर्चा करने पर ये तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये विषय आवश्यक है, ये स्वप्न जागृत रखना ये आवश्यक है। लेकिन इसकी चर्चा करना जितना आवश्यक है, उसको करते समय एक सावधानी बरतना भी बहुत आवश्यक है। और वो सावधानी मुझे लगता है कि पूरा परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2 बातों की सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी इस विषय को करते समय।
एक बात तो ये कि इतिहास के अच्छे विद्यार्थी का भी जो लक्षण होता है वो इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन ये करता है। वो किसी एक जिसको कहते हैं बिल्कुल एक निस्वार्थ बुद्धि से और वास्तविक कारणों की खोज ये करता है। और ये जब करते हैं तो इतिहास नाम ही इसका है राहुल जी कि जो पूर्व में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों से सबक ले समाज, और फिर अगर कोई घटना दुर्घटना हुई है तो दुर्घटनाओं के परिणाम कई बार बदलते हुए, जैसे हमने सेटल्ड फैक्ट की बात में किया, वो बदलते हुए देखा है। लेकिन कोई घटना क्यों घटित हुई उसके कारणों पर अगर मीमांसा नहीं की जाएगी तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में उस समस्या का समाधान नहीं चाहते। और इसलिए वस्तुनिष्ठता का मतलब है जैसे हम कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो एक होता है निबंधात्मक प्रश्न और एक होता है 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको ऑब्जेक्टिवली आंसर देना होता है, एक ही उत्तर सही है। और इसलिए जैसे हम टारगेटेड प्रश्न का उत्तर देते हैं वैसे ही अखंड भारत के विषयों पर बात करते समय, उसके कारणों की मीमांसा करते समय और महापुरुषों की चर्चा करते समय इस कॉन्टेक्स्ट में ही बात होनी चाहिए। विभाजन क्यों हुआ और विभाजन के दौरान जो सारा बातें हुई, जो विभाजन के कारणों में तब्दील हुए, तो इस पूरे चर्चा के दौरान ये दिमाग में बहुत साफ साफ रखना पड़ेगा कि हम चर्चा कर रहे हैं भारत के विभाजन की और इसके संदर्भ में जो घटनाएं हुई हैं उसको इसी संदर्भ में देखा जाए। कहने का मतलब यह है कि किसी महापुरुष के द्वारा हुई किसी चूक गलती के कारण से अगर कॉन्टेक्स्ट उसका अखंड भारत है तो उसके संपूर्ण उसके जीवन चरित्र को और हल्का कर देना ये कभी भी इस चर्चा का उद्देश्य नहीं हो सकता। जैसे हम उदाहरण के लिए लें 1857 की क्रांति, बहुत बड़ी क्रांति, बहुत स्वप्नों को लेकर के इस देश में हुई, लेकिन वो असफल हुई। उसकी असफलता का कारण जब जानते हैं तो पहला कारण आता है मंगल पांडे जो थे उनका थोड़ा समय से पहले रिवोल्ट कर देना, उसको इस चिंगारी को सुलगा देना। 1857 की क्रांति की असफलता की चर्चा करेंगे तो मंगल पांडे द्वारा हुई ये चूक उसकी असफलता का एक कारण है, लेकिन इसके कारण से क्या मंगल पांडे का जो सेक्रीफाइस है, उसका जो जीवन है, उनके प्रति जो श्रद्धा है इस देश के जनमानस की, वो कम हो जाएगी क्या? नहीं। अच्छा, ऊपर स्वर्ग से देखकर मंगल पांडे भी अगर देखते होंगे तो 1857 की क्रांति क्यों विफल हुई, उसके कारणों में उनकी ये चूक अगर समझ में आती होगी तो प्रसन्न होते होंगे कि ये पीढ़ी जान रही है, भविष्य में शायद ऐसा नहीं करेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आपका प्रश्न है और ये डर भी है, इस देश के बहुत बड़े जनसमूह का ये डर भी है कि अगर अखंड भारत के कारणों की या भारत के विभाजन के कारणों की अगर चर्चा मीमांसा होगी तो आज कोई बड़ा एक रिवोल्ट, आज कोई बड़ा समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा इस डर के कारण से विभाजन हुआ, मैं अगर ये कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। इसी प्रकार का एक अदृश्य सा डर वो विभाजन का कारण बना। तो इसलिए आज जब हम अखंड भारत के बारे में चर्चा करते हैं तो उसके भारत के विभाजन के कारणों की मीमांसा करते हैं, तो मुझे लगता है एक तो इतिहास का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण इसको करने की मानसिकता रहेगी तो हम इस दिशा में ज्यादा अच्छे से प्रयत्न कर पाएंगे। मैं अभी की बात से जोड़ पा रहा हूँ कि जैसे 370 धारा हटने पर ऐसा कहा जाता था कि भारत में खून की नदियां बह जाएंगी। हाँ, वो कहते थे अगर धारा 370 को हाथ लगाया तो घाटी में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसे एक दंभपूर्ण बातें होती थी, लेकिन आज घाटी सुरक्षित है, घाटी के चप्पे चप्पे पर तिरंगा लहरा रहा है और घाटी के लोग, कल मेगा टिंकरिंग डे था राहुल जी, नीति आयोग ने मेगा टिंकरिंग डे किया तो देश भर के 1 करोड़ विद्यार्थी एक साथ थे और उसके जो नेतृत्व करता थे उसमें भी मुस्लिम बहन अपनी परंपरागत पोशाक में, और वो उसको टेक्नोलॉजी का नेतृत्व करते हुए वहां दिखाई दी। अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको लीड करने के लिए जो टीवी स्क्रीन थी वो दुनिया के और भारत के जनमानस में बैठे अदृश्य भय का शमन करने वाली थी। ये भावी भारत की तस्वीर है, इसलिए ये अदृश्य डर से इस समाज को मुक्त होना पड़ेगा। तो सर, इस डर को किनारे करते हुए मैंने जैसे अपने कुछ मित्रों से चर्चा की कि भाई आपको क्या लगता है, तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये थी कि कभी किसी ने विचार ही नहीं किया। जी बात। थोड़ा उनको मजबूर किया सोचने पर कि नहीं सोचो, तो उन्होंने कहा नहीं, फिर तो अंग्रेज ही थे, अंग्रेजों की ही ताकत रही होगी जो उन्होंने विभाजन कर दिया। तो क्या ये कारण है कि भारत का विभाजन अंग्रेजों ने किया है? माने वैसे मैं अगर सोचता हूँ अपनी दृष्टि से तो मेरे को लगता है कि इतने ज्यादा थोड़ी थे, माने कर कैसे दिया उन्होंने विभाजन? तो आपका इस पर क्या विचार है? विभाजन अंतोगत्वा हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा ही है, लेकिन ये मान लेना कि भारत क्योंकि गुलाम था और भारत संघर्ष कर रहा था, ब्रिटिशर्स यहाँ की औपनिवेशिक शक्ति थी, वो राज कर रही थी इस देश के ऊपर,
तो आपका जो ये अनुसंधान है समाज जीवन का, ये सत्य है, ये जनरल ये कारण स्वीकार समाज के अंदर हुआ है कि भारत का अगर दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ है तो उसका कारण क्या कर सकते हैं, अंग्रेज रहे होंगे। अंग्रेजों की ताकत इतनी थी कि वो विभाजन करके चले गए। लेकिन वही मैंने जैसा अभी पहले प्रश्न के उत्तर में कहा, अगर इतिहास का अच्छा विद्यार्थी बनकर अगर थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जिस समय इस देश का विभाजन अंग्रेजों ने किया, वो समय अंग्रेजों के लिए ताकतवर समय नहीं था। अंग्रेज तो उस समय थके हुए थे। 1939 से लेकर 45 तक का ये जो समय था, 1914 से 19 और 1939 से लेकर 45 तक का समय, ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे दो बड़े भयानक युद्ध, उसमें एक शक्ति के रूप में ब्रिटेन स्वयं इन्वॉल्व था। और उनकी सेनाओं में लड़े कौन? दूसरे देशों के, भारत के भी बहुत सारे लोग उनकी सेनाओं में लड़े, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में वित्तीय, सैनिक, ये हास, ये ब्रिटेन ने झेला, वो थक गए थे। और गजब बात तो ये है कि उस समय केवल भारत नहीं, अंग्रेजों की दास्तां में जितने भी गुलाम राष्ट्र थे, एक एक करके अंग्रेज उसको स्वयं ही मुक्ति देने की ओर अग्रसर हो रहे थे, क्योंकि अब उनको इतना बड़ा साम्राज्य संभालना ये उनकी बस की बात नहीं रही, इतने दो बड़े विश्व युद्धों को लड़ने के बाद। दूसरा, एक भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो 1857 की क्रांति हुई थी, वो उन्होंने अपने से कुछ चूकें हुई उसके कारण से, और वो दबा दी गई। लेकिन उसके बाद 1905 का, राहुल जी इसमें कॉन्टेक्स्ट लेना बहुत जरूरी है। 1905 के अंदर इन्हीं अंग्रेजों ने भारत के एक राज्य के विभाजन का एक पॉलिसी बनाई, बंग भंग के नाम से हम उसको जानते हैं। 1905 में वो भारत का आज जो बांग्लादेश बना बाद में, यानी 1971 में, वो उस बंगाल के ये वर्तमान दो टुकड़े 1905 में ब्रिटिश सरकार ने करने चाहे थे। और उसका लॉजिक क्या दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? उन्होंने कहा कि ऐसा करने से प्रशासनिक सुगमता होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना आसान हो जाएगा, इसलिए हम बंगाल के दो टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन की जैसे ही नीति बनाई अंग्रेजों ने, इस देश ने उसको स्वीकार नहीं किया। संपूर्ण देश भर के अंदर बंग भंग मूवमेंट खड़ा हो गया, स्वदेशी मूवमेंट खड़ा हो गया। वीर विनायक दामोदर सावरकर और इस प्रकार के लोगों ने ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया कि 1911 तक आते आते अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन ये रद्द करना पड़ा, बंगाल का विभाजन निरस्त हो गया। तो ये जो बात है, ये बड़ी समझ में ये बात नहीं आती कि जो अंग्रेज 1905 में भारत के एक राज्य का विभाजन नहीं कर पाए, वो 47 तक आते आते मात्र 30 सालों में इतने ताकतवर हो गए कि वो एक राष्ट्र का विभाजन कर गए। 3 हिस्सों में विभाजन, वो भी 3, उस समय उन्होंने 2 हिस्सों में किया, लेकिन वो 1971 में आते आते फिर एक हिस्सा अलग हो गया। एक हिस्सा, हाँ, एक हिस्सा भारत के 3 टुकड़े वो करके चले गए। ये मतलब डाइजेस्टेबल होने वाली थिंग्स नहीं है वो, मतलब इसलिए ये जो कारण है, ये कारण पूरा कारण लगता नहीं कि अंग्रेजों की ताकत हो गई थी। अंग्रेज तो लगातार कमजोर ही हो रहे थे, ये ऐतिहासिक प्रमाण है। मतलब एक वो किन्हीं अंग्रेज जो वॉइसरॉय थे या कौन थे, उन्होंने कहा था ना कि अगर भारतीयों के हाथ में पत्थर होते तो, हाँ, वो तो शुरुआती वाले ही विषय थे उनके, कि अगर भारत की संख्या इतनी अधिक थी उस समय अंग्रेजों से कि अगर एक एक पत्थर भी मारते तो शायद अंग्रेज सत्ता इस देश में ज्यादा दिन चलती थी। ये उसी समय की बात है जब उनका स्वागत कर रहे थे भारतीय। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कहा था कि जो फूल फेंके थे ना, अगर वो एक एक पत्थर मार दिए होते तो। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये बात भारत के जनमानस में अगर आज भी है तो इसी को कहते हैं नैरेटिव मेकिंग। इसको तो समाप्त करना ही चाहिए, और ये सत्य नहीं है, ये इतिहास के साथ भी न्याय नहीं है। तो ऐसा प्रश्न से जोड़ते हुए, अगर अंग्रेजों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो विभाजन कर सके, तो फिर एक सहज जो चर्चा में प्रश्न सामने आता है, यहाँ एक विचार आता है कि भारतीयों में जो संघर्ष की गति थी वो कम हो गई होगी, भारतीय जो थे वो संघर्ष करने में कमजोर हो गए थे, इसलिए विभाजन हुआ होगा, ऐसा? ये भी सत्य, मतलब स्वीकारोक्ति के लिए इसलिए ये स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो कालखंड है 1905 से भी अगर हम चर्चा करें, 1857 की जो क्रांति हुई उसमें तो जिन लोगों ने संघर्ष किया वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन 1905 का बंगाल का विभाजन और उसके बाद इस देश के अंदर अगर हम बात करें तो 1905 से ले लीजिए या 1911 से ले लीजिए, 1911 से लेकर 1947 तक का ये मात्र 30-35 वर्षों का जो कालखंड है, राहुल जी, इस देश के अंदर सबसे अधिक रजिस्टर्ड फांसियां जो हुई है, सबसे अधिक रजिस्टर्ड फांसियां इस छोटे से कालखंड के अंदर हुई है। और जो बड़े हत्याकांड हुए हैं अंग्रेजों के द्वारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, उससे पहले राजस्थान का जलियांवाला बाग जिसको कहते हैं मानगढ़, हमारा बांसवाड़ा का मानगढ़ की पहाड़ी, वो साक्षी है इस बात की। 1911 के अंदर
निर्दोष इस देश के जो जनजाति समाज के लोग हैं, भील समाज के लोग हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई। उसी प्रकार का उसको राजस्थान का जलियांवाला बाग के रूप में और यहाँ पढ़ाया जाता है। ये ऐसे बड़े बड़े नरसंहार, तो ये नरसंहार अगर हो रहे थे, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब भारतीय जनमानस बिल्कुल उफान पर था अंग्रेजी दास्तां को उखाड़ कर फेंकने के लिए, और अंग्रेजों की शर्तों पर नहीं, भारत के शर्तों पर भारत को स्वराज प्राप्त हो सकता था। ये हम यहाँ जब देखते हैं तो हमको ये ध्यान में आता है। और मैं जितने क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ता हूँ या जिन लोगों महापुरुष के बारे में पढ़ता हूँ, एक भी महापुरुष क्रांतिकारी जो फांसी के फंदे पर झूले होंगे, किसी के भी मन में विभाजित भारत की स्वतंत्रता नहीं थी। किसी के भी मन में विभाजित भारत की स्वतंत्रता नहीं थी। सब लोग भारत के उस अखंड भारत के स्वरूप को ही चाहते थे, जिसको वो माँ कहकर वंदे मातरम गर्व से कहते थे। वो वंदे मातरम जो थी वो टूटी फूटी बिना भुजाओं की माता भारत माता नहीं थी। वो अपने संपूर्ण स्वस्थ के साथ में, संपूर्ण शरीर के साथ, अपने उस अखंड स्वरूप के साथ वो आराध्य थी। और इसलिए ये कहना कि भारतीय लोग कमजोर हो गए थे या उनमें संघर्ष की वृत्ति कमजोर हो गई थी, खुद कांग्रेस के जो आंदोलन है उसको जब हम देखते हैं, क्या स्थिति असहयोग आंदोलन की थी। और अगर छोटा सा देखना है तो जो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और ये जो फिल्में आई, उसमें बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया गया उस सारे कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब एक समय ऐसा आया था राहुल जी कि जो ये दो थड़ों में पड़ी हुई गरम दल नरम दल कांग्रेस थी, वो भी क्योंकि किसी भी शर्त पर, यानी बिना किसी शर्त के कुछ नहीं चाहिए, केवल देश का स्वराज चाहिए, और इसके लिए सबने अपने अहंकार तिरोहित कर दिए थे। असहयोग आंदोलन का जो मूवमेंट खड़ा हुआ वो कैसा था? गरम दल नरम दल, सब सीमाएं टूट गई, सब एकमुखी होकर देश के लिए स्वराज चाहते थे। ये हमने देखा है। और इसलिए भारत के विभाजन का कारण में ये कारण अगर भारतीय जनमानस स्वीकार कर बैठा है कि भारतीय कमजोर हो गए थे इसलिए विभाजन हो गया, तो ये भी सत्य से परे है। तो ऐसा इसी सिलसिले में अगर थोड़ा और, जैसे मैंने माता पिता से पूछा और मेरे कुछ मित्र हैं उनसे पूछा, तो एक बात ये निकल करके सामने आती है कि हिंदू मुस्लिम पक्ष, या जैसे क्या सभी मुसलमान ऐसा चाहते थे कि एक मुस्लिम राज्य अलग से बन जाए? तो क्या ये एक बड़ा कारण रहा देश के विभाजन का? और इस विषय को तो बहुत गंभीरता से इस देश के जनमानस को समझना चाहिए, और इस पर तो और अनुसंधान मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, लेकिन इस बात पर तो बहुत इंटेंस रिसर्च की जरूरत है, बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। मुझे अगर व्यक्तिगत रूप से अगर मैं देखता हूँ और मैं जितना अध्ययन मैं कर पाया हूँ, मुझे लगता है राहुल जी, ये जो तीसरा सामान्य जनमानस में स्थापित जो कारण है विभाजन का, वो भी पूर्ण सत्य नहीं है। इस तरीके से सत्य नहीं है कि देश के सभी मुसलमान जो है इस देश का विभाजन चाहते थे। मुझे ध्यान आता है अगर देश का लोग विभाजन चाहते और तो फिर अशफाक उल्लाह खान कहाँ से आते हैं इस देश के अंदर? अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती बड़ी प्रचलित रही। दोनों इस देश के लिए और प्राण उन्होंने उत्सर्ग किए, दोनों को फांसियां हुई इस देश की उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के कालखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण से। लेकिन आप देखिए मजहब की दीवारें राष्ट्रभक्ति के सामने कितनी बौनी हो जाती है। मुझे अशफाक का उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है। राम प्रसाद बिस्मिल के लिए आपने सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल जेल के अंदर थे और उनको फांसी होनी थी, और लास्ट डे तक वो व्यायाम करते रहे, शरीर का पसीना निकालते रहे। तो लोग उनसे पूछते थे कि राम प्रसाद अभी तो मरना है, कल सुबह तो फांसी होनी है, क्यों इतना पसीना बहाते हो? तो राम प्रसाद बिस्मिल हंसकर कहते थे, भाई मैं तो हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे यहाँ पुनर्जन्म चलता है और मैं तो अभी मरूंगा, फांसी पर चढ़ूंगा और फिर भारत माता की किसी माँ की गोद से फिर यहीं जन्म लूंगा और फिर अंग्रेजों से लोहा लूंगा, इस देश को तो स्वतंत्र करा के मानूंगा। तो मेरी इच्छा यह है कि नया जन्म जब वापस मिले तो इसी प्रकार का शरीर मिले जैसा मैं छोड़ रहा हूँ, और इसी ताकत से मैं इस देश के लिए और स्वराज के लिए काम आऊँ, इसलिए मैं व्यायाम करते करते ही फांसी पर जाऊंगा पसीना बहाकर। तो ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा कह लो या एक मन में जो उथल पुथल होती है, अशफाक ने इसको बड़ी सुंदर शायरी में कहा। अशफाक उल्लाह ने कहा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा फिर आकर भारत माता को आजाद कराऊंगा। अब अशफाक का मन देखो आप, मजहब की दीवारें कैसी टूटती भी है। उन्होंने कहा, जी करता है मैं भी कह दूं, क्यों? क्योंकि राम प्रसाद कहता है कि वो हिंदू है, वो तो पुनर्जन्म पाएगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब की बेड़ी से बंध जाता हूं, मुसलमान हूं इसीलिए पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। और फिर चैलेंज है खुदा को, अगर कहीं मिल गया खुदा तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले में एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। पुनर्जन्म क्यों मांगूंगा? क्योंकि बिस्मिल कहते हैं मैं फिर आऊंगा, फिर भारत माता के लिए काम करूंगा। मेरा भी जी करता है और मैं करूंगा। जन्नत को छोड़कर फिर भारत की धरती पर जन्म लेने की बात आएगी तो मैं लूंगा। ये कॉन्टेक्स्ट कहीं वैसा नहीं लगता राहुल जी, जो श्री राम का जो उदाहरण है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
स्वर्ग को छोड़कर राम इस जन्मभूमि की प्रशंसा करते हैं। अशफाक भी कहता है जन्नत के बदले में एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। और इसलिए ऐसे एक दो लोग नहीं, ऐसे और भी थे। मोहम्मद करीम छागला जैसे लोग यहाँ थे जो बाद न्यायमूर्ति रहे, स्वतंत्रता के बाद भारत के केंद्रीय मंत्रालयों में मंत्री भी रहे। वो इस बात को बड़े गर्व के साथ कहते थे कि मैं सांस्कृतिक रूप से मैं हिंदू हूं, मेरी पूजा पद्धति मुस्लिम है। मोहम्मद करीम छागला, ऐसे एक दो लोग नहीं थे, ऐसे बहुत से लोग थे। लेकिन इसीलिए ये कहना कि इस देश के सब मुसलमानों के कारण से और विभाजन हो गया या सब मुसलमान विभाजन चाहते थे, ये भी पूर्ण सत्य से, मतलब पूर्ण सत्य इसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है, लेकिन दुख भी होता है कि ये बातें इस तरह से पाठ्य पुस्तकों में नहीं आई। और वो पाठ्य पुस्तकों का कारण वही रहा राहुल जी कि ये मन शायद जो एक्सीडेंट 47 में हुआ था उसका सदमा गहरा हो गया इस समाज के लिए। अब देश उस सदमे से बाहर आ रहा है, तो शायद आने वाले समय में ये सारी चीजें फिर चर्चा में आएगी, लोगों के बीच में आएगी। और इस देश की अब जवानी इतनी अच्छी दिशा में है, तकनीक से संपन्न है, वह स्वयं ही खोज लेगी। उनको टेक्स्ट बुक की अब जरूरत नहीं है। ऐसा सोशल मीडिया ऐसा बिल्कुल, आप जो काम कर रहे हो वो काम भी एक इस दिशा का प्रभावी काम होगा। अब इस देश की जवानी को वो डिपेंडेंट ऑन बोर्ड एग्जाम, डिपेंडेंट ऑन करिकुलम, उस पर वो अब निर्भर नहीं रहेंगे। इस देश का युवा मन स्वयं अपने सत्य को खोज लेगा। तो ऐसा अब मैं जानने को थोड़ा सा जिज्ञासा हो रही है कि अगर ये कारण नहीं थे जो जनमानस में होते हैं, जैसे मैंने जिनसे भी पूछा तो यही एक दो बातें निकल करके आती हैं, तो आपका क्या इस पर मत है कि क्यों हुआ होगा विभाजन? मेरा तो मत जो है, अभी मैं तो मत देने की स्थिति में हूं नहीं, लेकिन एक संवेदनशील भारतीय और जो इसने अपनी धरती के प्रति वो माँ और पुत्र जैसी संवेदना रखता है, उसके विभाजन की जब चर्चा करता है, मीमांसा करता है, अपने ज्येष्ठ लोगों के साथ संवाद करता है और कुछ अध्ययन करता है, तो विभाजन एक दिन एक रात में सडन हो गया होगा ये तो मान नहीं सकते। और इसलिए विभाजन के मूल में मेरे अध्ययन के आधार पर अगर मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो कारण समझ में आता है, इस धरती के प्रति देखने का जो नजरिया है, अंग्रेजों ने बड़ी कुटिलता से उस नजरिए को हास किया। उन्होंने बहुत सारे फेक नैरेटिव्स गढ़े, जिसमें से एक था कि ये भारत तो कभी एक राष्ट्र था ही नहीं, ये तो अंग्रेजों की कृपा से एक राष्ट्र बना है। उन्होंने ये भारतीय लोगों को पढ़ाना शुरू किया। ये उन्होंने बताया कि अंग्रेजों को तो बड़ा उपकार हुआ है, अंग्रेज ने इस देश को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक राष्ट्र बनाया है, ये राष्ट्र कभी था ही नहीं। उसको यहाँ के शायरों ने अपने तरीके से गाया कि ये देश कभी, ये तो मेला था, ये धर्मशाला थी। उन्होंने कहा कि ये देश कैसे बना, तो शायरी कही गई, यहाँ काफिले आते गए, कारवां बसता चला गया। ये डीडी नेशनल पे, हाँ, मतलब गजब बात ये है कि राहुल जी, आज अगर मान लो किसी को, आपको या मुझे भी या किसी सामान्य व्यक्ति को भी कोई ऐसी जमीन मिल जाए, बहुत छोटी सा जमीन का टुकड़ा, जिसका कोई रिटन एविडेंस हो कि ये आपके नाम बोल रही है, आपके पूर्वजों की जमीन है, तो क्या करेगा आज का व्यक्ति? उसको क्लेम करेगा, बाय हुक और बाय क्रुक, कुछ भी करना पड़े। अपने जो पुराने ग्रंथ थे जिसने भारत के राष्ट्र के रूप में अवधारणा को स्पष्ट किया, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को वर्णन किया, और 100-200 साल पुराने नहीं, हजारों साल पुराने ग्रंथों के अंदर विष्णु पुराण का जो श्लोक आता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का वर्णन राहुल जी रिटन डॉक्यूमेंट्स में है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में यह विस्तृत भूमि जो है, ये भारतवर्ष है। और इस पर रहने वाली जो संतति कहा है, यानी कि जिसका संबंध इस धरती के साथ पुत्र जैसा हो, मां जैसा हो, वो जो है वो भारतीय इस नाते से इसकी संतान है, यह जानी जाती है। आप देखो, उत्तर और दक्षिण की बाउंड्री बताई थी राहुल जी, पूर्व और पश्चिम की बाउंड्री नहीं बताई थी। क्यों नहीं बताई थी? क्योंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट के रूप में हमने पढ़ा है, हिमालय जो है वो एक आर्क क्षेत्र में है, 2400 किलोमीटर गहरा एक आर्क, और जब वो हिमालय दोनों सिरों से आता है तो दोनों सिरों से आकर के और समुद्र से जुड़ जाता है, तो उत्तर में तो हिमालय पूरी बाउंड्री बनाता है और दक्षिण में समुद्र बनाता है। और ये जो स्थिति है इसकी, इसीलिए इसके लिए कहा गया कि मनुष्य द्वारा निर्मित देश नहीं है,
जिसके लिए एक और श्लोक कहा गया, हिमालयम समारभ्यम यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ये जो भूमि है ये देवताओं द्वारा निर्मित भूमि है, ये हिंदुस्तान के रूप में दृष्टिगत होती है संपूर्ण विश्व को। और इसलिए ऐसी जो हमारी भूमि थी, ऐसा जो हमारा सनातन राष्ट्र था, यह सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में जीवित रहा। यानी कि यहां पर कभी भू राजनीतिक राष्ट्रों की जैसा पश्चिम की थ्योरी है नेशन की तरफ देखने की, वो थ्योरी इस देश में राष्ट्र की तरफ देखने की कभी नहीं रहा है। एक राष्ट्र अनेक राज्य, यह सिद्धांत इस देश में चला। हमने पढ़ा 16 गणराज्यों के बारे में, महाभारत काल के 16 गणराज्य। और महाभारत काल के क्यों, आचार्य चाणक्य के समय की बात करो, यह देश गणराज्यों में विभक्त था, सब राज्य राज करते थे, लेकिन फिर भी कहीं भी शास्त्रों में इस किसी राज्य की सीमाओं का वर्णन नहीं मिलता। राज्यों की सीमाएं तो राज्य की और उसकी जनता के बहुबल के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। ये होता था भारत में। कभी कोई चक्रवर्ती सम्राट हो जाता था, उसकी पीढ़ियां अगर नॉनसेंस आ जाती थी तो उसकी सीमाएं फिर घट जाती थी, लेकिन राष्ट्र घटता बढ़ता नहीं था। राष्ट्र की एक प्रॉपर डेफिनेशन इस देश में हजारों सालों से रही है। और इसलिए राज्य का वर्णन इस देश में नहीं हुआ। इस देश में किसका वर्णन हुआ, इस देश में राष्ट्र के रूप में इसकी सीमाओं का वर्णन हुआ। दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने बड़ी कुटिलता की। उन्होंने इस देश का जनमानस में ये बात स्थापित कर दी कि राष्ट्र तो कभी था ही नहीं जी। और इसके लिए उनकी द्वारा चलाई गई जो सारी शिक्षा पद्धतियां हैं, सब कुछ तंत्र उन्होंने हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। ये जो पीढ़ियों से ज्ञान का हस्तांतरण हो रहा था उसके मार्ग बंद कर दिए, और खुद अपनी पीढ़ी से ऐसे लोग पढ़कर खड़े हुए जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा गढ़े गए ये जो फेक नैरेटिव्स थे उसके लिए खुद किताबें लिखी और किताबें लिखकर उसको पुख्ता प्रमाण देने की कोशिश की। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यूपीएससी की पढ़ाई की, हाँ, तो उसमें इतिहास में एक आर्यन्स थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेंशन की थ्योरी है, व्हीलर्स थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन पढ़ाई जाती है जी। तो उसको पहले तो पढ़ाया जाता है कि व्हीलर ने बोला कि आर्य भारत के बाहर से आए थे और आर्य कौन है, ऐसे समझाया। लेकिन आज उसको यूपीएससी की जब पढ़ाई कराते हैं तो देश में बोलते हैं कि ये दी थी, ये मानी जाती थी, लेकिन आज इसे नहीं माना जाता। बहुत बढ़िया। लेकिन राहुल जी बहुत सालों तक माना जाता रहा। और इस दुर्भाग्य ये भी है इस देश का कि इस देश का नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में आया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन और अवर इंडिपेंडेंस फ्रीडम, वो जो नेतृत्व था वो नेतृत्व इसी शिक्षा पद्धति से और उस पर अंध भक्त बनकर उस शिक्षा पद्धति से पढ़ करके बड़ा हुआ था। उन्होंने किताबें लिखकर प्रमाण दिया, इंडिया इज वी आर ए नेशन इन मेकिंग, हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं। इसका मतलब उन्होंने अंग्रेजों की बात को स्वीकार ही नहीं किया, प्रमाणित करने के लिए भी प्रमाण दिए। पुस्तकें अपने लोगों ने लिखी। अंग्रेज जीत गया, अपने नैरेटिव वॉर में जीत गया। उन्होंने जो आर्यन इन्वेंशन की थ्योरी दी कि जब उन्होंने आर्य, जिसको हम अपना गर्व से अपने पूर्वज कहते हैं, उनसे ही हमारा संबंध समाप्त कर दिया और इस देश के लोगों ने स्वीकार कर लिया उसको कि हाँ, जैसे हूण, शक, कुषाण, तुर्क, मंगोल, आर्य, ये सब जैसे बाहर से आए वैसे अंग्रेज भी बाहर से आए। हमने भी राज किया तो हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो उपकार किया इस देश को एकजुट करने में। और गजब बात यह है कि जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने इस आर्यन इन्वेंशन की थ्योरी को सबसे पहले अपनी रिसर्च के आधार पर खंडन किया जिसका, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में देखने की दृष्टि इस देश में क्या हो गई, कौन बात करेगा अंबेडकर की, तो पेटेंट करा लिया गया उनको। इन सारी चीजों से ये एक सबसे बड़ा कारण इस विभाजन की जड़ में समझ में आता है कि एक दिन एक रात में विभाजन हो गया। और वो विभाजन हो गया डज नॉट मीन हुआ तो 1905 में भी था, लेकिन इस देश के जनमानस ने उसको स्वीकार नहीं किया। जैसे जैसे ये नैरेटिव्स पक्के होते गए, सामान्य भारतीय जनमानस में नहीं, इस देश का नेतृत्व करने वाले लोगों के दिमाग में ये राष्ट्र की, सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा ये जैसे जैसे शिथिल होती गई, उन्होंने इस राष्ट्र को, वो अंग्रेजों का बनाया राष्ट्र, यह स्वीकार करना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसलिए इस हल्केपन ने भारत का विभाजन मानचित्र पर और धरातल पर बाद में हुआ, पहले मानसिक रूप से। और इसलिए पहला कारण मुझे लगता है ये जो भारत की तरफ देखने की दृष्टि है ये रही। दूसरा बड़ा कारण, जब हम इसके विभाजन के बारे में बात करते हैं तो जैसा आपने पहले प्रश्न मुझसे किया कि क्या इस देश के सब मुसलमानों के कारण से विभाजन हुआ, तो मैंने कहा नहीं, इस देश के सब मुसलमान ऐसा नहीं चाहते थे। इस देश में कुछ गलती हो गई। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से, कांग्रेस में वो सक्रिय होने लगे। उनको लगा कि कांग्रेस पहले से दो फाड़ है। उस समय हुआ था कांग्रेस का एकीकरण, लखनऊ पैक्ट हुआ, ये सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे
गांधी जी ने कुछ प्रयोग किए, सत्याग्रह के प्रयोग किए, वो सफल होने लगे। उनको लगता बड़े मूवमेंट्स करने चाहिए, कांग्रेस को एकजुट होकर के सबको साथ लेकर के आना चाहिए। ये सबको साथ लेकर आना, इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन सबको साथ लेकर आना चाहिए, इसका आधार क्या होना चाहिए, वो आधार सेट करने में कहीं चूक हो गई अपने लोगों से। उनके मन में और उस समय के लोगों के मन में ये एक जो आकलन था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग मिलकर के राष्ट्र के लिए साथ लाना पड़ेगा। जबकि वहां उस समय के दृश्यों को अगर बहुत शांति से, तसल्ली से, धैर्य से हम देखते हैं तो 1857 की क्रांति हुई थी इस देश में। देश के कोने कोने में संघर्ष हुआ था, लेकिन उस संघर्ष का नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह। कोई बेगम हजरत महल थी। ये कौन है? क्या ये मुस्लिम नहीं थे क्या? अरे उनके नेतृत्व में यह देश लड़ रहा था, एक साथ होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। मैंने अशफाक की बात कही, मैंने मोहम्मद करीम छागला की बात कही, और तो और जिसको कारण बताया जाता है भारत के विभाजन का, हाँ वो अंतिम कारण तो था, लेकिन वो पहला कारण नहीं था। वो मोहम्मद अली जिन्ना, वो खुद उसका जो शुरुआती फेज हम देखते हैं 1925-26 से पहले तक का, उसके बातों में हमको राष्ट्रवादी झलक दिखाई देती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट में थे वो मोहम्मद अली जिन्ना, और गांधी जी के प्रबल समर्थक, तिलक के अनुयायी थे। इवन तिलक के ऊपर राजद्रोह का जब केस लगाया अंग्रेजों ने, तो उसकी पैरवी करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे। ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना ये अपने आप को, और केवल ऐसे नहीं, ऐसे जितने भी राष्ट्रवादी मुस्लिम थे वो सब अपने आप को, कांग्रेस जो उस समय की सारे राष्ट्रवादी मूवमेंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म पर ये सब लोग अपने आप को पिछड़े महसूस करने लगे, यानी जिसको इग्नोरेंस कहते हैं। और तरजीह किसको दी जाने लगी? जो कट्टरपंथी विचार के लोग हैं। और इसलिए असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही एक आंदोलन इस देश में चला। इस देश में उसकी कोई जरूरत नहीं थी, खिलाफत मूवमेंट। अरे भाई, प्रथम विश्व युद्ध में कोई एक देश तुर्की, उस तुर्की का खलीफा जो अपने आप को रिलीजियस हेड मानता था सब पूरी दुनिया के मुसलमानों का, मुस्लिम मानते थे क्या? अच्छा, मुस्लिम जानते थे क्या? नहीं। उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था। वो तो सोशल मीडिया भी नहीं था। और इसलिए तुर्की के उस खलीफा की हार अंग्रेजों से हुई है, इसलिए तुर्की के सम्मान का, उसके डिसग्रेस का बदला भारत में लेने के लिए खिलाफत मूवमेंट ये किया जाएगा। इससे पहले तक असहयोग आंदोलन, अगर एक मुश्त असहयोग आंदोलन होता तो क्या होता? सब लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव था, सबकी एक ही आइडेंटिटी थी। हम सब लोग भारतीय इस नाते से भारत को इस विदेशी सत्ता से मुक्त कराना चाहते हैं, ये सिंगल एजेंडा हुआ करता था। लेकिन वहां पहली बार डाइवर्जन ये आया कि भारतीय इससे भी बड़ी हमारी एक आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी का हमारा जो सुप्रीम है वो भारत में नहीं है, वो खलीफा है। और गजब बात आपको बताता हूं, इस समय भी खिलाफत मूवमेंट का विरोध करने वाले लोगों में मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे इस समय भी। और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट देने के लिए मन किसने बनाया गांधी जी का? किनको साथ लाने के लिए? तो वो लियाकत अली ब्रदर्स जो थे, अली ब्रदर्स को साथ लाने। कौन अली? जिन्होंने ये टिप्पणी की थी महात्मा गांधी जी के बारे में कि पतित से पतित, बिगड़ेल से बिगड़ेल मुसलमान भी महात्मा गांधी से ज्यादा पूजनीय है। ऐसे उन अली ब्रदर्स को तरजीह दी गई। क्यों? क्योंकि वो कट्टरपंथी बात करते हैं, इसलिए उनको जिन्ना, मोहम्मद करीम छागला, ऐसे लोग तो पहले से ही हमारे साथ है। लेकिन साथ लेना किसको है? इनको लेना है, और इनको लेना है तो किसी भी शर्त पर हमारे साथ लेना है। और इसलिए इस देश में ये एक जो एक मुखी लड़ रहा था इस देश का जनमानस, जिसमें हिंदू मुस्लिम के कोई अलग रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जैसी कोई स्थिति नहीं थी, उसमें पहली बार इस देश के मुसलमानों को यह एहसास हुआ कि इस देश की आइडेंटिटी से ज्यादा बड़ी एक उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी है। अशफाक जैसे लोग, मोहम्मद करीम छागला जैसे लोग, इवन मोहम्मद अली जिन्ना भी उस समय तक जो बातें कह रही थी वो इग्नोरेंस के शिकार होती चली गई, और वो इतनी बढ़ गई कि आपको आश्चर्य होगा 1923 में, शायद 1923 में ही कांग्रेस का अधिवेशन था। उनके उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी एक मुस्लिम हुआ करते थे, और उसमें पंडित पुलस्कर अच्छे गायक थे, उनको वंदे मातरम गाने के लिए बुलाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में आमंत्रित किया गया था। लेकिन वंदे मातरम वो जैसे ही गाने के लिए खड़े हुए, कांग्रेस के उस 1923 के तात्कालिक अध्यक्ष जो कि एक मुस्लिम थे, उन्होंने उसको मना कर दिया कि भाई वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। और कारण क्या बताया गया
कारण ये बताया गया है कि क्योंकि वंदे मातरम में मूर्ति पूजा होती है, भारत को एक देवी के रूप में उसकी आराधना होती है, इसलिए हम इसको नहीं गा सकते। और वो चलती बैठक में से उठ करके चले गए कांग्रेस के। लेकिन पंडित पुरस्कर ने कहा मुझे ये आमंत्रित किया गया और मैं वंदे मातरम का अपमान नहीं करूंगा, मैं ऐसे पूरा गाऊंगा। उस अधिवेशन में वो अपना वंदे मातरम पूरा गा कर गए। लेकिन ऐसी स्थिति में ये जो कृत्य था, ये राष्ट्र विरोधी जैसा दृश्य था, उसको रिट्रीट करने के बजाय, उसके बारे में मन बनाने के बजाय क्या हुआ, तो ये स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्रगीत के वो सारे पैरे काट दिए गए, पूरा वंदे मातरम खंडित कर दिया गया। सही बात है, वो कुछ अंश ही केवल। तो ये जो बात है, ऐसी एक दो घटनाएं नहीं हुई इस देश के अंदर, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई और लगातार हुई इसके बाद में। और ये जैसे जैसे तुष्टिकरण बढ़ता गया, क्या राहुल जी, दो बातें हैं। एक है संतुष्टिकरण, यानी कोई बच्चा भूखा है और वो भोजन चाहता है, भोजन इज ए नेचुरल नेसेसिटी, उसकी आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता है, और हम मानवीय संवेदना के तहत उसकी आवश्यकता पूरी करते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कोई कहे मुझे नशे करने की आदत है और नशे के बिना तो मैं जी नहीं सकता, इसलिए मेरी नशे की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, ये क्या है? ये क्या है? ये संतुष्टिकरण नहीं है, यह तुष्टिकरण है। और इसलिए ऐसी 1 2 3 4 5 नहीं, एक जिसको अगर हम करें तो शायद कई आपके पॉडकास्ट ये छोटे पड़ जाएंगे। एक के बाद एक ऐसे तुष्टिकरण के जो प्रवाह है वो चले इस देश के अंदर। देश की राष्ट्रभाषा की जब बात चली तो बहुत बड़ा समूह, क्योंकि इस देश का हिंदी बोलता था, हिंदी के लिए चर्चा चल रही थी। फिर दूसरी बात आई संस्कृत की, क्योंकि संस्कृत इस देश की अधिकांश भाषाओं की जननी इस रूप में रही है। उस समय उर्दू को इस देश की राष्ट्रभाषा की बात, मुसलमानों की भाषा बताने की बात ये की गई और उसको स्वीकारोक्ति जैसा मन इस देश में होने लगा। जबकि इस बात को मतलब एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया कि उर्दू का इस्लाम से कोई रिलेशन नहीं है, उर्दू भी भारत की धरती पर पैदा हुई, भारत की ही अपनी भाषा है। और इसलिए भारत का मुसलमान कभी भी उर्दू के पक्ष में रहा। आज भी जैसे बंगाल का जो पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश जो बना, वो बंगाल के जो मुसलमान थे वो बंगाली भाषा बोलते हैं। आज भी देश में महाराष्ट्र में रहने वाला मुस्लिम मराठी बोलता है। राजस्थान में हमारे यहाँ पर रहने वाले अपनी राजस्थानी मारवाड़ी भाषा, जो कोई अनुसूचित भाषा नहीं है, लेकिन वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में संवाद करते हैं और ऐसे आत्मीय संबंध हैं उन लोगों के। लेकिन भाषा के नाम पर ये मिसकॉन्सेप्शन कैसे आ गया कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है, डाला गया। वो अरबी नहीं है, वो उनकी अरबी नहीं है, अरबी फारसी भाषा, ये विदेशी भाषाएं थी। लेकिन उर्दू तो इस देश की धरती की बेटी भाषा है साहब, यहीं से वो उत्पन्न हुई। लेकिन हर बात को एक रिलीजियस चश्मे से देखने की एक मानसिकता कुछ कट्टरपंथी लोगों की हुई। वो लगातार तरजीह पाने लगे कांग्रेस की ओर से। सोच बड़ी छोटी थी, छोटी इन द सेंस उनकी सोच बड़ी, जिसको कह सकते हैं वो गलत नहीं था, साथ लेना चाहते थे। लेकिन जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनको दरकिनार करके उनकी कीमत पर कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ाना, ये एक हमसे एक ऐतिहासिक भूल हो गई। और उसके कारण से किसी भी शर्त को मानना, उनकी नाजायज शर्तों को मानना, ऐसा ये कांग्रेस के द्वारा तरजीह देना, ये जारी रहा। और मुझे लगता है अंततोगत्वा, क्योंकि मानसिकता में तो भारत राष्ट्र की अवधारणा शून्य हो चुकी थी। जो मातृभूमि जैसी संवेदना थी, मदरलैंड जिसको कहते थे, वो जस्ट ए पीस ऑफ लैंड में कन्वर्ट हो चुकी थी नेतृत्व के। और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज की तरफ देखने का, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम लोग हैं, उनको लगातार इग्नोर किया जाने लगा और ऐसे कट्टरपंथी ताकतों की नाजायज शर्तों को माना गया। ये अंततोगत्वा इस देश के विभाजन का कारण बना। और दादागिरी से जो बात हुई, डायरेक्ट एक्शन के दिन तक वो दिन आया कि अगर नहीं देंगे तो छीन कर लेंगे, और डायरेक्ट एक्शन हुआ, लाखों लाख हत्याएं, कत्लेआम होने लगा। और उसका बहाना बना करके इस देश का भी जो है विभाजन हुआ। आपको यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस देश की स्वतंत्रता की जो डेट अंग्रेजों ने डिक्लेयर की थी, अंग्रेज तो स्वतंत्रता देने ही वाले थे, जैसा हमने पहले बात की, वो कमजोर हो गए थे, वो सबको स्वतंत्रता दे रहे थे जो उनके अधीन राष्ट्र थे। भारत जैसे इतने बड़े राष्ट्र का उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना उस समय उनके बूते की बात नहीं रही। और इसलिए उन्होंने डेट दी थी जून 1948 की, इस देश को स्वतंत्र करने की। लेकिन जो उनके सारे सीक्वेंस हुए 10 माह पूर्व, क्या कारण रहे पता नहीं। लेकिन एक कारण थोड़ा सा इतिहास में ये भी ध्यान आता है कि जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो बूढ़े हो चले थे। उनको लगा इतने सालों तक स्वाधीनता का संघर्ष किया, फिर भी सत्ता का स्वाद हम उससे कहीं अछूते ना रह जाएं। तो ये मुझे लगता है तीसरा कारण रहा होगा कि कमजोर पड़ा अंग्रेज भी इतने बड़े सनातन राष्ट्र के इतने टुकड़े कर गया, और वो भी 10 लाख से अधिक लोगों की हत्याओं के बल पर। 20 लाख, 20 लाख जो डेटा है, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, वो उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी गिनती नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए ये मुझे लगता है इस दृष्टि से इस भारत के विभाजन के जो कारण रहे उनका आकलन ये सतत किया जाना इस समाज की आवश्यकता है।
ये मुझे जो अब तक समझ में आया है, इस रूट से चिंतन करते हैं तो भारत के विभाजन के असली कारण ये समझ में आते हैं। ये जान करके थोड़ा आनंद की अनुभूति हुई कि चलो कुछ तो पता चला कि ऐसा, और इस पर और गहन अध्ययन की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन की आवश्यकता है। तो एक प्रश्न ये है कि कुछ संभावना भविष्य में अखंड भारत को लेकर के? संभावना है, और इस संभावना से प्रत्येक भारतीय को परिपूर्ण रहना चाहिए। कब हो जाएगा, इस बात का पैमाना यह है कि पहली बात है, ये मानसिकता इस देश के युवाओं की हो जाए, प्रत्येक भारतीय के हो जाए। जो आपने बैकग्राउंड में पुस्तक लगाई भी है, उसका जो शीर्षक है, अगर आप देख पा रहे हैं, तो प्रत्येक राष्ट्रभक्त का स्वप्न अखंड भारत। यह अखंड भारत कब होगा, कैसे होगा, इस बात की पहली शर्त यह है कि इस देश का युवा इजराइल के उन यहूदी समाज से प्रेरणा ले। 1800 वर्षों तक उनके पास अपनी धरती नहीं थी, हमारे पास तो अपना बड़ा भूभाग शेष है जी। और इसलिए धरती ना होने के बावजूद भी 1800 वर्षों तक अपनी पीढ़ियों को यह संकल्प याद दिलाते रहे कि हमारी पवित्र मातृभूमि इजराइल है। आज नहीं है, लेकिन हम उसको लेकर रहेंगे। ऐसा ही स्वप्न भारत के प्रत्येक युवा के मन में जागना चाहिए कि जिसको हम सुबह उठते ही हमारे पूर्वज माता भूमि पुत्रो एवं पृथ्व्या पाद स्पर्शम समस्व में हो, ये जो बातें कहते आए हैं हमारे पूर्वज, इस धरती के साथ हमारा ये जो अंगांगी भाव है, ये सात्विक भाव अपने देश के प्रत्येक युवा में वापस स्थापित हो रहा है, होना चाहिए। और जब हमारे जैसे जवान लोगों के बीच में ये प्रश्न आए कि क्या भारत अखंड होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ इस देश का युवा कहना चाहिए हाँ होगा। लोग करेंगे ये प्रश्न, कैसे होगा पता नहीं, कब होगा पता नहीं, भारत अखंड होगा क्या, हाँ होगा। क्यों होगा, तो इस बात पर श्रद्धा रखिए कि क्योंकि भारत एक देवताओं द्वारा निर्मित राष्ट्र है, और इसलिए इस देव निर्मित राष्ट्र का विभाजन किसी मानव द्वारा खींची लेखाओं के द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए भारत अखंड होगा। आप ये याद रखिए कि महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर जैसे तपस्वियों का तप इस राष्ट्र के पीछे काम कर रहा है। अनगिनत महापुरुष, अनगिनत क्रांतिकारियों ने जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व आहुत किया, उनकी आत्माएं चीख चीख कर इस राष्ट्र को के एकीकरण के लिए जहां वो है वहां से प्रयासरत है। और इसलिए वो सावरकर का अंतिम समय कैसे इस अखंड भारत की संकल्पना को लेकर लोगों ने प्राण त्यागे। सावरकर ने अपने अंतिम दिनों तक अन्न जल का त्याग कर दिया। उनकी बेटी उनके लिए जल लेने के लिए आई कि आप इस अनशन को छोड़िए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जल भी तब ग्रहण करूंगा जब मेरी पवित्र रावी नदी, मेरी पवित्र सिंधु का जल इस भारत की धरती पर वापस बहेगा। ऐसे लोगों ने अखंड भारत के स्वप्न को, इस आकांक्षा को हृदय में लेकर जो प्राण छोड़े हैं, वो आकांक्षाएं पूरी होंगी। इस बारे में इस देश का युवा मन ये संकल्पबद्ध जिस दिन हो जाएगा उस दिन ये होगा। हमको महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी पर भी विश्वास करना चाहिए। वो भारत माता के, अखंड भारत के सच्चे उपासक थे। उन्होंने कहा क्योंकि ये देव निर्मित राष्ट्र है, इसका विभाजन, ये कृत्रिम विभाजन ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ये फिर अपने अखंड स्वरूप को प्राप्त करेगी। ये आस्था, ये संवेदना, सद्भावना पहला तो इस देश की धरती के प्रति इस युवाओं का प्रचंड स्तर पर वापस खड़ी होनी चाहिए। और दूसरा, अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो हम देख रहे हैं अपने आस पड़ोस में फिर सुगबुगाहट कुछ तो चलनी हुई है। हम देख रहे हैं बलूचिस्तान भारत के प्रति सद्भावना रख करके फिर हमारी तरफ आने लगा है। हम देख रहे हैं जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बातें हम कर रहे हैं, वो भारत के उस संपूर्ण भूभाग पर फिर अंकुरित होती दिखाई देती है, क्योंकि उसका बीज नष्ट नहीं हुआ है। एक उदाहरण देता हूं, जैसे अभी भाषा की बात चली। अरे भाई, बांग्लादेश में बोली जाने वाली बांग्ला कहाँ की भाषा है? भारत की भाषा है। भारत की भाषा। यह भाषा हमारे संबंध का आधार बनेगा। हाँ, अगर हमारे दिमाग में ऐसा है कि भाई सरकारें एक हो जाएंगी, बाउंड्री ब्रेक्स हो जाएंगी, तो भाई पहले भी राजा अलग हुआ करते थे। अलग अलग राजाओं के बावजूद ये राष्ट्र एक रहा सांस्कृतिक रूप से, इसीलिए इतने राजा इस देश में राज किए। लेकिन कन्याकुमारी में रामेश्वरम से निकल करके पशुपतिनाथ तक जाने का कोई टैक्स, कोई परमिट ये नहीं लेना पड़ता था। 4 धाम की यात्रा, 52 शक्तिपीठ पर व्यक्ति स्वतंत्र विचरण करता था।
और इसलिए ये आनंद की बात है कि कोई बलूचिस्तान जो भारत की धरती से दूर है, लेकिन वो ये बात स्वीकार करने लगा है कि हमारी कुल देवी तो हिंगलाज माता है, वो 52 शक्तिपीठों में से एक है। ये देश को जोड़ने वाली बात है। और तो और कुछ सालों पहले पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री लिखने का प्रयास किया। अगर आप सोचो भाई ये कितनी हास्यास्पद बात, अगर पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री लिखेगा तो क्या लिखेगा? उसने कहा पाकिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना रहा है, और उन्होंने उस किताब का नाम लिखा उसने 500 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। 500 साल पहले पाकिस्तान में ढूंढोगे तो क्या पाएंगे? भारत। वो लाहौर, वो पाणिनि जो संस्कृत के रचयिता रहे, उनका जन्म स्थान, वो हिंगलाज माता, ये सब कहाँ है? ये सब हमारे उस अखंड भारत की सीमा में है। मूल बात है ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, राजनीतिक दृष्टि से अगर इस देश का पुरुषार्थ जागृत होगा तो जरूर होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से ये एकात्म का भाव ये बलवती होता हुआ हमको अनुभव होता है। और दुनिया में भूगोल तो बदल ही रहे हैं, शायद भारत का भूगोल भी बदलेगा। एक और दूसरी आशा की किरण यह है कि कल तक तो सावरकर, विवेकानंद, अरविंद घोष, इस परंपरा में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए ये राष्ट्र पूजनीय महास्वरूप में था, लेकिन अब शायद देश की संसद भी नई बनी है, उस संसद के चित्र भी अखंड भारत का एक मानचित्र ये उसमें लगा है। हम सबको उसका भी दर्शन करना चाहिए। देश के संसद में वो मानचित्र आ गया है तो सीमाएं भी विस्तारित कभी ना कभी हो जाएंगी, और इसलिए POK भी आएगा, पाक अधिकृत कश्मीर भी होगा, अक्साई चीन भी होगा। लेकिन कब होगा? जब ये संवेदना इस देश के प्रत्येक जनमानस में तीव्र हो जाएगी और ये आकांक्षा कि भारत अखंड होना चाहिए, ये बात अगर हो जाएगी और वो आंखें जिसमें ये स्वप्न पलेगा कि भारत अखंड होगा, तो निसंदेह राहुल जी होगा। और हो सकता है हमारी पीढ़ी के सामने ही हो जाए। तो RSS के सरसंघ चालक हैं, उनसे ऐसे ही एक संवाद में किसी अपने जैसे युवा ने प्रश्न किया कि कब होगा। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी इस देश की युवा पीढ़ी इस काम को करने के लिए जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत संपन्न हो जाएगी, उस दिन हो जाएगा। हो सकता है आपसे बात करते करते ही साल 2 साल में ही हो जाए, हो सकता है 10, 20, 50 साल और लग जाएं, लेकिन 1800 साल तो नहीं लगेंगे, ये पक्की बात है। इस पे ही वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां ऐसी सी जुड़ी हुई बिल्कुल कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है जी, कुछ सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ ना पूरी है। ये पीढ़ी याद कर ले बस कि वो रावी की शपथ क्या है। याद रखना 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संकल्पबद्ध हुई थी पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं लेंगे। ये दुर्भाग्य है कि जिस धरती पर बैठकर, जिस रावी नदी के तट पर बैठकर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, देश जब स्वराज पाया वो रावी नदी और वो लाहौर भारत में नहीं था। ये कुछ स्वप्न हैं जो बाकी हैं, जिसको अटल जी ने बहुत अच्छी पंक्ति में कहा, 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, कुछ सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ ना पूरी है। ये स्वप्न, ये जो 140 करोड़ का देश है और जिसकी 60% से ज़्यादा आबादी युवा है, उस प्रत्येक युवा आबादी का स्वप्न जब बन जाएगा तब ये भारत अखंड हो जाएगा। इसमें ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा प्रबल विश्वास इस देश के जनमानस में खड़ा होना चाहिए। आप सभी भी बता सकते हैं कमेंट करके कि अब आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, क्या विचार थे, या आपको कुछ ऐसा पता चला कि उनसे वो विचार बदले हैं। तो ऐसा जो भी विचार आपके मन में है आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हमें भी पता चलेगा कि आप तक हमारी कितनी बात पहुंची है। धन्यवाद।